नमल। सारा ने वहशियाना अंदाज में कपड़े झाड़े, सीट पे चीज़ें उलट पुलट की, गाड़ी से निकल कर देखा। पाउच नदारद था। शादी की चाबियाँ, शादी का पेन उसने खो दिया था, मगर इस वक्त शादी से ज़्यादा अहम कुछ न था। आखिर वो सिर्फ एक पेन ही तो था। उसने लरजते हाथों से कार स्टार्ट की। उसे वापस उसी गली के दहाने पे जाना था और एक फासला रखकर पुलिस की मोबाइल को फॉलो करना था। वो शादी को जब तक अस्पताल पहुंचता नहीं देख लेगी, उसे चैन नहीं आएगा। फिर मैंने उनका ताक़ुब किया। जब वो उसे अस्पताल ले गए तो मैं वापस आ गई। उनके रेस्टोरेंट कॉल करके मुलाजिम को मैंने ही बताया कि वो किस अस्पताल में है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती थी। घर आकर मैं कमरे में बंद हो गई, कपड़े बदले, सुबह कार की सर्विस भी करवा दी, सारे निशान मिटा दिए। उसी सुबह मैंने 2+2 कर लिए थे और मुझे मालूम हो गया था कि वारिस को भी उन्हीं लोगों ने मारा था। अपने कमरे में बैठी सारा झुके चेहरे और आंसुओं के साथ बता रही थी और ज़किया हक दहक से सुने जा रही थी। मगर वो कौन था जिसने गोली चलाई? सारा ने नफ़ी में चेहरा हिलाया। मैं नहीं बता सकती। उन लोगों ने वारिस को भी मारा। वो मेरे बच्चों को भी मार देंगे अम्मी। अगर मैंने जुमर को बताया तो वो कहेगी कि गवाही दो। मैं गवाही नहीं दे सकती। मेरी आंखों के सामने उसने जैसे शादी को मारा है, वो मंज़र मुझे नहीं भूलता। मगर तुम उनको इतना तो बता दो कि ये किसने किया है। मैंने बताया तो जुमर को पता चल जाएगा कि मैं ही वो गवाह हूँ जिसको वो लोग ढूंढ रहे हैं। उनको पता है कि वहाँ कोई था, मुझे हुनैन ने बताया है। जुमर कहेगी गवाही दो। वो मेरी जगह होती तो दे देती गवाही। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास है। मेरी बेटियां हैं। अम्मी, जब कोई मर जाए तो वापस नहीं आता। वो लोग किस तरह उसे अस्पताल से ले गए? उन्होंने उसको मारकर लाश भी गायब कर दी होगी। वो इसी तरह हमारे साथ भी करेंगे। वो नफ़ी में सर हिलाती रोते हुए कह रही थी। ज़किया बेगम का दिल फिर भर आया। उन्होंने उसका शाना थपका। मगर जुमर कहती है वो जिंदा है। अम्मी, जुमर ने नहीं देखा था उसे शादी को कत्ल करते। मैंने देखा था और उसे अस्पताल मैंने पहुंचाया था। आप मुझे बुज़दिल समझती हैं तो समझे, मगर वो मैं हूँ जिसने उसकी जान बचाई थी। मगर वो फिर भी उसे ले गए। जितनी बेरहमी से उसको वो मार रहा था, उसके बाद वो उसे कैसे छोड़ सकते हैं? अम्मी, सादी मर चुका है क्योंकि उसने वारिस के कातिलों को कन्फ्रंट किया था। मैं अगर सादी के कातिल को कन्फ्रंट करूँगी तो वो हम सबको मार देंगे। वो एकदम वहशियाना अंदाज में चिल्लाई थी। मुझे अपनी परवाह नहीं है, मगर मेरी बेटियां हैं दो, और ये लोग जो सोशल मीडिया सदी के नाम से तहरीक चला रहे हैं। अम्मी, उनमें से किसी को अदालत आना पड़े तो कोई भी नहीं आएगा। हर कोई जुमर नहीं होता। और वो जो चीज़ें सदी ने तुम्हें दी थी वो नहीं मिली? नहीं। मैं बाद में दोबारा उस इलाके में गई थी, हर वो जगह देखी जहाँ से गुजरी थी, मगर मेरा पाउच कहीं नहीं था। उसमें मेरी एक रिंग थी, पैसे थे और सदी की चाबियाँ भी। फिर सदी की गुमशुदगी के कोई 4 दिन बाद मैं उस ज़ेर तमीर मकान में गई। वहाँ ऊपर छत पे, जहाँ मैंने छुपकर पुलिस को फ़ोन किया था, वहाँ अब बजरी का ढेर रखा था। मैंने बजरी हटा कर देखा तो एक कोने में, जहाँ उस रात सीमेंट कच्ची थी, अब पक कर सख्त हो चुकी थी, उसमें मेरे पाउच के 2 मोती अटके थे। ज़किया बेगम की आंखों में अचंभा उभरा। मतलब मैंने वहीं रखा होगा पाउच, सीमेंट कच्ची थी, वो उसे चिपक गया। बाद में किसी ने उसे खींचकर उतारा तो मोती अंदर ही अटक के रह गए। ये पुलिस का काम नहीं हो सकता, किसी मजदूर ने किया होगा और फिर उस जगह बजरी डाल दी। पाउच में मेरे पैसे थे, हीरे की अंगूठी थी और 2 की चैन था। फिर मैं उस घर के ठेकेदार से मिली। उसे बताया कि मैं एक वकील हूँ और इधर मेरा पर्स गिरा था। उसने कहा कि 10,000 दो तो पर्स वापस ला देगा। मैंने दे दिए। फिर ज़किया बेगम ध्यान से सुन रही थी। 3 दिन बाद मैं दोबारा गई तो उसने कहा कि किसी मजदूर ने उठाया था पर्स और उसने वो मुझे वापस कर दिया। अंदर पैसे और अंगूठी वैसे ही रखी थी, मगर सादिका की चैन नहीं था।
مگر وہ کہاں گیا؟ مجھے نہیں پتا، مگر کیا فرق پڑتا ہے امی؟ جب ساتھ ہی نہیں رہا تو کیا فائدہ کسی دوسری چیز کا؟ وہ گھٹنوں میں سر دیے کتنی دیر روتی رہی، پھر بالآخر اس نے چہرہ اٹھایا، آنسو پہنچے۔ کچھ دن میں چلوں گی ان سے ملنے، مگر ابھی نہیں، مجھے سنبھلنے میں کچھ وقت لگے گا۔ مگر ذکیہ بیگم جانتی تھی کہ چونکہ اس نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے تو اب وہ جلد سنبھل جائے گی۔ وہ افسوس سے اسے دیکھیں گی۔ نہ وہ بہادر تھی نہ بزدل، وہ ایک ماں تھی۔ رات انیکسی پہ گہری ہو رہی تھی۔ رمضان کے باعث بتیاں روشن تھیں۔ بڑے ابا لاؤنج میں ویل چیئر پہ بیٹھے تھے اور صداقت ان کے پیر کے ناخن کاٹ رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا تو ابا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ زمر اندر داخل ہو رہی تھی، فارس پیچھے تھا۔ دونوں کے چہروں پہ ایک ہم آہنگ سا اطمینان بکھرا تھا۔ نیاز بیگ کو گرفتار ہوئے 2 گھنٹے ہی تو ہوئے تھے۔ میں اپنے پرائیویٹ نمبر سے لوکل چینلز کو کال کرنے جا رہا ہوں۔ صبح تک شیزا ملک کیس کے ملزم کے پکڑے جانے کی خبر عام ہو جائے گی۔ اے سی پی کو اتنی شہرت اور ہائپ ملے گی کہ پھر وہ نیاز بیگ کو باہر نہیں آنے دے گا۔ اوکے، زمر نے سر ہلا دیا اور بڑے ابا نے صرف دور سے دیکھا کہ وہ دونوں سرگوشی میں بات کر رہے تھے۔ کوئی اطمینان سا تھا جو ان کے رگو پے میں اترتا گیا۔ صداقت فوراً سے اٹھا، استری کے اسٹینڈ سے فارس کی شرٹ اٹھا لایا۔ فارس بھائی، یہ جل گئی۔ شرٹ سامنے کی، شرمندگی سے سر بھی جھکایا۔ زمر نے چونک کر شرٹ کو دیکھا، اس کی تیوری چڑھی، پھر ذرا تھمی، فوراً سے فارس کو دیکھا۔ یہ ابھی صداقت کو ڈانٹے تو صحیح، میں اس کو وہ بلیک والی پریس کر دو پھر۔ فارس نے بس ایک نظر اس شرٹ کو دیکھا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ زمر کے لب ذرا کھل گئے۔ قدرے تعجب سے اس نے فارس کو جاتے دیکھا۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ صداقت نے بہت تسلی آمیز انداز میں ہاتھ جھاڑے۔ پچھلے ہفتے بھی ایک جلائی تھی، تب بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ زمر کھول کر اس کی طرف مڑی۔ اگلے 10 منٹ تک صداقت نے سر جھکا کر اس کی صلاباتیں سنی، جن میں مسلسل صداقت آپ کا دھیان کہاں ہوتا ہے، آپ یہ اور آپ وہ کی تکرار تھی۔ اور اوپر چڑھتے فارس نے سر جھٹکا تھا۔ ملازم آپ ہے اور شوہر تم ہیں، یہ عورت کبھی نہیں سیدھی ہوگی۔ چند منٹ بعد زمر کے کمرے کی بتی بجھی تھی اور وہ بیڈ پہ لیٹی تھی۔ فارس کمرے میں نہیں تھا۔ کھلی آنکھوں سے چھت کو دیکھتے اس کے سامنے ایک منظر فلم کی طرح چل رہا تھا۔ 4 سال پہلے آفس میں بیٹھی زمر اور سامنے بیٹھے بصیرت صاحب، وہ اس سے پوچھ رہے تھے، فارس غازی کی گاڑی سے پولیس نے وہ رسی ریکور کی ہے جس کے ذریعے فارس غازی کا گلا گھونٹا گیا تھا۔ جی، فارس آیا تھا میرے پاس، اس نے کہا کہ اسے سیٹ اپ کیا گیا ہے۔ وہ فائل پہ لکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، زمر صاحبہ، یہ فارس کیسا آدمی ہے؟ مطلب کہ ایک ایوریج مجرم تو ایسے ثبوت کار میں چھوڑ سکتا ہے؟ ہم روز ایسے PCO کیسز دیکھتے ہیں، مگر ایک کرمنلی اسمارٹ آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ زمر پین لبوں میں رکھے کچھ دیر سوچے گئی۔ سچ بتاؤں تو میں اس کو نہیں جانتی۔ کچھ مہینے میرے پاس پڑھا ہے اور پھر بس کبھی سرِ راہ ملاقات ہو گئی تو ہو گئی۔ کم گو ہے، ہاں اگر بولے تو نپی تلی بات کرتا ہے، سمجھدار لگتا ہے مجھے، ذرا غصے کا تیز ہے، مگر کرمنلی اسمارٹ ہے یا نہیں، ایسی باتیں تو کسی کے ساتھ رہ کر ہی پتہ چل سکتی ہیں، اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ویسے ایک ایجنسی میں اچھی پوسٹ پہ ہے، ایسے ہی تو نہیں گیا ہوگا نا؟ میڈم، ایجنسیز تو ہر طرح کے لوگ رکھتی ہے، فزیکل فٹنس بھی میٹر کرتی ہے، شخصیت بھی میٹر کرتی ہے۔ سب سے بہترین اور اسمارٹ نہیں ہوتے۔ یہ زمر اور زرتاشا کو گولی لگنے سے پہلے کی گفتگو تھی، جو آج رات ویسے ہی اس کی سماعتوں میں گونجنے لگی۔ میں 1 مہینے سے اس کے ساتھ رہ رہی ہوں، شادی کو کھوئے 1 مہینہ ہو گیا، اور یہ، اس نے گردن موڑ کر ٹیرس کی طرف دیکھا جہاں وہ بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے مایوس نہیں کیا، کتنی احتیاط سے ہر شے کی، ایک ایک چیز کا خیال رکھا۔ تو پھر یہ اپنے بھائی کو مار کر ثبوت گاڑی میں کیوں چھوڑے گا؟ پہلے تو تم اس کو نہیں جانتی تھی، مگر اب جاننے لگی ہو تو کیا ہے جو تمہیں کھٹکنے لگا ہے زمر؟ وہ سوچے گئی۔ فارس اور زمر کے کمرے اور ندرت اور حنین کے کمرے کا ٹیرس مشترکہ تھا۔ وہاں
एक कैन का सोफ़ा बिछा था। फारिस उस पे बैठा था और पाँव लंबे करके रीलिंग पे रखे थे। सामने हाशिम के कमरे की बालकनी पे निगाहें जमाए वो कुछ सोचे जा रहा था। आप इधर क्यों बैठे हैं? हन्ना साथ आकर बैठी तो वो चौंका, फिर टेक लगाए रखे बस गर्दन मोड़कर उसे देखा। मैं मोबाइल हाथ में लिए खुले बालों में हेयर बैंड लगाए साथ आ बैठी। यूं ही फूफो ने कमरे से निकाल दिया? हन्ना ने आंखें उस पर जमाई संजीदगी से पूछा। फारिस ने उफ कहकर चेहरा सामने कर लिया। ये हाँ वाला उफ था या मेरी ज़ातियात में मुदाखलत ना करो वाला उफ था? ऐसा कुछ नहीं है, वो सो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे भी नहीं आ रही। उसने एक मायूस निगाह सेल फोन पे डाली। हाशिम को कितनी देर हुई टेक्स्ट किया था मगर कोई जवाब नहीं। सामने उसके कमरे की बत्ती भी बुझी थी। घर नहीं था शायद। और घुटने मिलाए टेक लगाए पीछे होकर वो बैठी रही। साथी इस वक्त क्या कर रहा होगा हुनैन? वो दूर आसमान को देख रहा था, चेहरे से थका थका लगाता था। हन्ना की आंखों में उदासी आ गई। उसने अपना सर फारिस के कंधे पे रख लिया। मैं ये नहीं सोचना चाहती, मेरा दिल घटता है। वो कहीं किसी जगह महबूस होंगे और उनके मुजरिम आज़ाद घूम रहे हैं। फारिस ने गर्दन दाएं बाएं हिलाई। अब उनमें से कोई आज़ाद नहीं घूमेगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। नहीं, मुझे नहीं आता अब किसी बात पे यकीन। उसने बाजू हन्ना के कंधे के गिर्द हमायल करके उसके बाल थपके और निगाहें दूर आसमान पे जमाए कहने लगा। हन्ना, क्या हम लोग तुम्हारे कुछ नहीं लगते? क्या शादी के जाने से तुम हम सब से अलग थलग रहा करोगी? वो शर्मिंदा हो गई। ऐसी बात नहीं है, फिर तुम जुमर से ऐसे क्यों बात करती हो? आई रियली हर्ट हर। खफकी से कसर को देखती वो कह रही थी। तुम उससे नफ़रत नहीं करती मगर उससे नाराज़ हो। हुनैन नाराज़ी से मुंह में कुछ बड़बड़ाई। तुम सारा वक्त कमरे में क्यों बंद रहती हो? हमारे साथ क्यों नहीं आती? वो नरमी से पूछ रहा था। मैं एक नाकाम इंसान हूँ, मेरे अंदर बहुत सा शर है। मैं जब भी किसी चीज़ में हाथ डालूंगी उसे बिगाड़ दूंगी। मगर तुम वो कर सकती हो जो जुमर तुम्हें कहती है। ये इंतकाम और इंसाफ का वाहिद तरीका है। मैं उनके हुक्म की गुलाम नहीं हूँ आपकी तरह। उसने खफकी से फारिस के कंधे से सर हटाया और आगे होकर बैठी। भाई कहता था इंतकाम के लिए चूंटियाँ बनकर काम करना पड़ता है, एक फैमिली बनकर। ऐसे नहीं मानूँ कि वो जब चाहें मुझे ऑर्डर देकर चली जाएं, मेरी फीलिंग्स का ख्याल रखे बगैर। वो कौन होती हैं मुझे ऑर्डर करने वाली? वो चंद लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा। तुम्हारे भाई ने तुम्हें ये नहीं बताया कि चुंटियों की एक मलका भी होती है? एक सानिया को सारी फिजा साकिन हो गई। हुनैन बिल्कुल ठहर गई। वो गर्दन तले अब बाजुओं का तकिया बनाए नीम दराज पुरसुकून सा उसे देख रहा था। एक पल को हन्ना का दिल नरम मोहम होने लगा मगर फिर उसने गर्दन कड़ाई। सामने हाशिम के कमरे की बत्ती जली थी। वो मेरी मलका नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। आप माने उनका हुक्म। तुम्हें लगता है मैं उसके हुक्म पे चलता हूँ? क्या मैं देख नहीं रही आप वही कर रहे हैं जो वो हुक्म देकर चली जाती हैं? वो हल्का सा हंस दिया। हन्ना को उसका हंसना अच्छा लगा। कितने अरसे बाद उसने फारिस को हंसते देखा था। ये जो तुम्हारी फुफ्फू जैसी औरतें होती हैं ना, इनको बहुत तकनीक से काबू करना पड़ता है और मैं वही कर रहा हूँ। हन्ना ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। मतलब कि पहले उन्हें ये यकीन दिलाया जाता है कि वो एक मलका हैं, हर फैसला उन्हीं का माना जाएगा और आप सिर्फ उनकी मदद के लिए हैं। फिर जब वो आपकी आदी हो जाएं तो कंट्रोल उनके हाथ से आहिस्ता आहिस्ता ले लिया जाता है। तकान से मुस्कुराया। हन्ना के अंदर की दधियाली मोहब्बत जागने लगी और वो खफकी से उसको सख्त सुनाने लगी। मगर तभी मोबाइल वाइब्रेट हुआ। वो उसे शब खैर कहती उठ गई, फिर जाते जाते मुड़ी। मुझे मोबाइल लेना है, मेरा अपना फ़ोन। आप ला देंगे? मगर पैसे अम्मी देंगी। हाँ, एक फ़ोन ख़रीदने से मैं गरीब तो नहीं हो जाऊँगा। नहीं प्लीज़, सुबह अम्मी आपको पैसे दे देंगी, आप ले लेना, वरना वो नाराज़ होंगी। अपनी अम्मी से कहो इतना। वो रुक गया, सर झटका। अच्छा, सुबह बात करते हैं। शब खैर मामू, हल्का सा मुस्कुरा कर कहा तो वो जवाब देकर फिर से सामने देखने लगा।